नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शान कुमार और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो बच्चों आओ बच्चों शुरू करते हैं इसको। पहला है हमारा कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। जो हमारे जो तत्व है वो मिश्रण यौगिक के रूप में उपस्थित है। उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तत्व किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बने हैं उन्हें तत्व कहा जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, सोना और मैग्नीशियम। आगे अब तक 118 तत्व ज्ञात हैं, यानी कि कुल कितने हैं तत्व? 118 तत्व ज्ञात हैं। आगे क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमें क्या जरूरत थी कि उसकी वर्गीकरण करा तत्वों का? तो तत्वों की जो सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु के लिए उनका वर्गीकृत किया गया, यानी कि उनको ताकि इजीली वो समझ में आ सके और उनको स्टडी किया जा सके आसानी से, इसलिए उनको वर्गीकृत किया जाए। तो एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम है डायब्राइनर, जिसको डोब्राइनर के नाम से जाना जाता है। इस साइंटिस्ट ने एक त्रिक नियम बनाया। अब इस नियम का देखो क्या किया इन्होंने क्या किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रम पर लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक नियम कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्व परमाणु भार का मध्यम है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। जो बी वाले का परमाणु भार है वो ए और सी के हाफ है, यानी इन दोनों के हाफ का है। अब आपको मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। देखो मान लीजिए जो ए है उसका कितना है, जो परमाणु संख्या है मान लीजिए उसकी कितनी है, 12। इसकी है 24। जो सी है उसकी कितनी है, 48। तो ए सी को जोड़ दो आप। कितने जोड़ोगे? ए सी को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 48 प्लस 12 कितना बन गया आपका, 60। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करके कितना बनेगा आपका, 30। तो जो बी का था वो कितना था आपका, 24। तो वो इसके बराबर बनेगा। कहने का मतलब क्या था कि वो इसके आसपास आएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या है कि त्रिक नियम बनाया। सीमाएं देखो इसकी, उसकी लिमिट देखो क्या है, उसके ड्रॉबैक यानी जो कमियां हैं। सीमाएं उसकी क्या थी, कुछ कमियां थी बस कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सकें, यानी कि उस समय तक उन्होंने क्या बनाया, सब 3 ही नियम बना सका, वो 3 त्रिक नियम ज्ञात कर सका। तो डायब्राइनर के 3 त्रिक नियम है ये: लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, सेरियम, बर्लिलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद फिर नए साइंटिस्ट आए जिसका नाम है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या किया, एक अष्टक नियम दिया जो कि हमारा आज के जो म्यूजिक है, आपका जो संगीत है, उसके 8 सुरों पर आधारित है। देखो फिर बच्चों, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। अब इसको उदाहरण देख के मैं समझाता हूँ। ध्यान रखना कि पहले उन्होंने क्या किया कि न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। उदाहरण देखो, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। देखो जैसे ये है आपकी ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उनका परमाणु क्रम में रख दिया। पहला तो ए का 1, 2 का 2, सी का 3, यानी कि उनको बढ़ते परमाणु क्रम में रख दिया। उसके बाद क्या कहता है, जो पहले वाला है यानी कि जो ए वाला है और जो एच वाला है यानी कि जो 8वें वाला होगा, इन तत्वों के गुण क्या मिलेंगे, समान मिलेंगे। तो ये उसने बोला था। किसने बोला था? न्यूलैंड से। इसकी तुलना संगीत के अष्टक नियम से की गई, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है।
उदाहरण के लिए उन्होंने दिया भी है लिथियम सोडियम के तत्व गुण। देखो फिर आगे उसका सीमाएं देखो। यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू हुआ। जो कैल्शियम धातु है वहाँ तक ये क्या लागू हो पाया और हल्के तत्व इसको बोला जाता है। उसके बाद नए तत्वों के गुण इससे मेल नहीं खाते। जो उसने नए तत्व खोज की तो इस सारणी से उन्होंने मेल नहीं खाते थे। तीसरा जो इसकी लिमिट है, जो उसकी कमियां हैं कि सारणी में तत्वों को संयोजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा बल्कि उन तत्वों को रखा जिनके असमान गुण थे। तो एक ये कमी थी उनमें कि पहली हल्के धातु तक लागू कर पाया, दूसरे नए तत्वों के गुण इस सारणी में मेल नहीं खाते थे, तीसरा जो उन्होंने उन दो तत्वों को एक साथ रखा जिनके गुण क्या थे असमान असमान तत्व थे और उनकी जो समानता नहीं थी, फिर भी उनको एक ही स्थान रखा एक स्थान पर उनको रख दिया गया। तो ये कमियां थी उनकी। और ये सुर है संगीत के सा रे गा मा पा दा नी। आगे देखो जैसे इन्होंने एक इसमें दिया भी आपको टेबल में, जैसे ये है कोबाल्ट और निकल और सीसियम और ये इनके क्या गुण जो है वो एक समान नहीं है, फिर भी इनको क्या करा जो इनके गुण है वो क्या है असमान है। किसके मुकाबले क्लोरीन के और ब्रोमीन के मुकाबले, फिर भी इनको क्या रखा एक ग्रुप में रखा। आगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो एक मेंडलीफ आया उसके बाद साइंटिस्ट, तो उन्होंने क्या करा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन किए हैं। यानी कि जो भौतिक गुण है तत्वों के और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त पर किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित थी। किस पर थी गुणधर्म पर, किसके तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर। तीसरा इसमें 8 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहते हैं और 7 शक्तिज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहते हैं। आगे इसकी उपलब्धि देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, यानी इन्होंने क्या उनसे अलग किया जो पहले दो साइंटिस्ट थे डॉबराइनर और न्यूलैंड्स। तो उन्होंने क्या किया कि अज्ञात तत्वों के लिए उन्होंने रक्त स्थान छोड़ दिया, जैसे स्केडियम और गैलियम तथा जर्मेनियम के लिए समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया, जबकि जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उन्होंने एक समान वाला तत्व साथ नहीं रख पाए थे वो। उसके बाद तीसरा जो उपलब्धि है पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना, यानी कि जो उन साइंटिस्ट ने कुछ किया उसको भी इनको छेड़े बिना अक्रिय गैसों को पता लगाने पर इन्होंने अलग समूह में रखा जा सकता था। यानी कि उन्होंने क्या किया कि अगर अक्रिय गैसों का पता लग जाए तो उनके लिए क्या कर दिया कि अलग स्पेस क्रिएट कर दिया, बना दिया। सीमाएं देखो उसकी भी कमियां थी। कमियां क्या थी, पहली कमियां कि समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। समस्थानिक क्या होते हैं जिनका परमाणु, जैसे मान लीजिए ए है, इसका जो परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार कितना है 2। सेम ऐसे अगर मैं बी का एलिमेंट मानूं तो इसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी है 2। जो परमाणु द्रव्यमान है वो भी क्या है 2। यानी कि जो आपके परमाणु द्रव्यमान है वो सेम है दोनों एलिमेंट के, इनको बोलते हैं समस्थानिक। तो वो उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो उनका परमाणु संख्या 1 तो उसका परमाणु भार भी 2 है, जिसकी परमाणु संख्या 2 है तो उसका परमाणु भार भी 2 है। तो उन दोनों की क्या कर सके वो स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए ऐसे तत्वों की। दूसरा जो हाइड्रोजन है उसका स्थान वो निश्चित न होना। तीसरा कुछ तत्वों परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम रखा गया, इनको सही ऑर्डर में नहीं रखा गया। तो इनके 3 क्या थी सीमाएं थी कमियां थी। उसके बाद आता मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये आपके दी हुई है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी जो आज के समय में हम यूज करते हैं। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म था। यानी कि जितने भी अब तक के साइंटिस्ट आए हम उसने क्या बोला परमाणु द्रव्यमान पढ़ा हम जो, लेकिन जो आधुनिक है ना वो परमाणु द्रव्यमान को न लेके किसका यूज किया परमाणु संख्या को बनाया। तो ध्यान रखना आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है और जितने भी साइंटिस्ट पहले आए वो कितने पर थे परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, ये परमाणु संख्या पर है, ध्यान रखना इस चीज का।
आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, यानी कि जो नियम थे उसके क्या थे कि तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। एक सबसे बड़ा चेंज ये है कि जितने भी पहले साइंटिस्ट आए, डार्विन आया, न्यूलैंड्स आए, मेंडलीफ आया, तो उसने क्या किया था, तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान पर आधारित किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, परमाणु संख्या पर। एनसीईआरटी बुक में है, आगे देखिए। आगे क्या, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष, यानी कि इसके अंदर भी क्या थे, कुछ न कुछ दोष थे जो मेंडलीफ ने बनाई थी। समस्थानिक स्थिति स्पष्ट की गई, इसमें समान परमाणु संख्या वाला तत्व एक स्थान पर समान समूह में रखा गया। कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है, वह निकल यानी जिसकी परमाणु संख्या से पहले आएगा। परमाणु संख्या साधारण पूर्णतः संख्या होती है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या करी, इन सभी आवर्तियों को दूर किया। किसने किया, जो आधुनिक है ना उसने किया, ये आवर्त सारणी द्वारा दूर की गई। ये सब जो कमियां थी वो किसमें थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में थी, तो उसने दूर कर दी गई इन सभी को, कि समस्थानिक स्थिति स्पष्ट की गई। कोबाल्ट जैसे परमाणु संख्या 27 है और निकल की 28, तो पहले आएगा, 27 वाले पहले आएगा, 28 वाला बाद में आएगा। परमाणु संख्या साधारण पूर्ण संख्या होती है, हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। आगे देखो, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो ये तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना उसकी है, और ये इस सभी कमियां दूर कर दी गई। किसकी, जो मेंडलीफ ने बनाई थी उसकी कमी दूर कर दी गई। आगे परमाणु संख्या किसे कहते हैं, परमाणु संख्या Z से निरूपित किया जाता है, और परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी कि अगर आपके पास कोई अणु है तो उसके अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है उसको परमाणु संख्या बोला जाता है। आगे आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, जिन्हें क्या बोला जाता है, समूह। ध्यान रखना, कितने स्तंभ है, 18 ऊर्ध्व स्तंभ, उसको समूह बोला जाता है। और 7 क्षैतिज पंक्तियां जिसको आवर्त कहते हैं। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है, यानी कि जो अगर कोई तत्व है तो उनके अंदर क्या जो कोषों की संख्या वो समान होगी। उदाहरण के लिए देखो, जैसे आपका लिथियम है, जो कोष है उसमें K और L, उनकी संख्या समान है। बेरिलियम कोष वही है KL, बोरान, उसके कार्बन, नाइट्रोजन, इन सभी तत्वों में कोषों की संख्या क्या है, समान है। एक समूह के सभी तत्वों में जो संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी समान होगी। देखो फिर कैसे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम वो एक ही ग्रुप में आते हैं, एक ही समूह में आते हैं, तो उनके बाहर वाले कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन, देखो सब में, देखो बाहर वाले कक्ष में सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक ही समूह में जो संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या वो क्या रहेगी, समान रहेगी। आगे देखो, सभी तत्वों में संयोजक इलेक्ट्रॉन संख्या समान है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा फिर दे दिए हमने। समूह में नीचे जाने पर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए समूह कैसे होता है, ऐसे ये समूह था ना, जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो कोशिका संख्या बढ़ जाएगी। किसी विशेष आवर्त में पाए जाने वाले तत्वों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भर रहे हैं। तो क्या करते हैं, जो तत्वों की संख्या है वो निर्भर किस पर करती है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विभिन्न कोषों में भरे जाते हैं। विभिन्न कोषों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं, यानी कि हम उसकी जो संख्या वो बता सकते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या सूत्र है 2n के रूप में निर्धारित की जा सकती है। अब इन्होंने उदाहरण दिया है वो देखो। उदाहरण के लिए जैसे ये है के कोष और एल कोष, एन की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला क्या है 2, एन का स्केल, तो यहाँ एल की वैल्यू क्या रख दी 1, तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बस इसमें, 2 तत्व प्रथम। उसके बाद एन की वैल्यू 2, यहाँ एल की वैल्यू 2, 2 का स्केल, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, तो 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व, जो 8 तत्व प्रथम आवर्त में 2 तत्व आएंगे। इस तरह से उनका रूप, इस तरह से फार्मूले से जो कोषों की संख्या वो दर्शाई जाती है। आगे है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति
रासायनिक क्रियाशीलता को भी बताती है और संयुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध का प्रारूप और संख्या निर्धारित होती है। वो देखो आपको बताएंगे आगे। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। देखो संयोजकता क्या होती है। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में भी संयोजकता होती क्या है। परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। जो बाहर वाला कक्षन है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसके वो संयोजकता कहलाते हैं। समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता समान रहती है, परंतु आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद घटकर 0 हो जाती है। वो देखो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते, जैसे दिए हो आपको तीसरी आवर्त दिया हुआ है, दाएं से बाएं जाएंगे हम। देखो ये है दाएं सोडियम है ना, तो ये आपको गया इस तरह से बाएं इस साइड में, ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो इस साइड में जाएंगे हम। देखो सोडियम का 1 है संयोजकता, मैग्नीशियम की 2 बढ़ गई, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, फिर उसके बाद घट जाएगी। फास्फोरस की 3, सिलिकॉन की सल्फर है ये, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। तो इस तरह से क्या कि 1 से 4 बढ़ेगी फिर आगे घट जाएगी 0 तक। कब? बाएं से दाएं पर, और ऊपर से नीचे में समान रहती है संयोजकता। आगे है परमाणु साइज। परमाणु साइज में क्या है कि परमाणु साइज परमाणु की जो त्रिज्या का पता चलता है, और एक परमाणु के केंद्र से बाह्यतम कोश में की दूरी की परमाणु साइज, यानी कि जो एक परमाणु है उसके केंद्र से बाहर वाले कोश की दूरी ही परमाणु साइज है। मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मान लीजिए आपका परमाणु है, ये आप उसके अंदर केंद्रक है और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, तो इस केंद्रक और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है नहीं, वो साइज कहलाता है आपका, वो क्या आपका परमाणु साइज है। देखो फिर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज यह त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिक आवेश में क्रमांक वृद्धि होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो जो परमाणु साइज है या जिसको त्रिज्या भी बोला जाता है, वो दोनों क्या करेंगे, घटेंगी। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, सोडियम की जो त्रिज्या 186 है, PM लिखा हुआ पिकोमीटर, मैग्नीशियम की 160, तो ये क्या है, बाएं से दाएं जाने पर क्या कर रही है, घट रही है। अब बात करेंगे ऊपर से नीचे में समूह में। अब हम बात करें तो ऊपर आवर्त थी, अब बात करेंगे समूह की बात करेंगे। देखो फिर समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यानी कि बिल्कुल उल्टा है उसका। जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या आएगी, नए कोशों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, तो बाहर वाले कोश की दूरी भी बढ़ेंगी। तो 3 चीज़ है, जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे त्रिज्या बढ़ेगी और कोशों की संख्या भी बढ़ेंगी। ये आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो नीचे ऊपर से नीचे आने पर। उसके बाद करते हैं धात्विक गुण की बात। जो धात्विक गुण का अर्थ क्या है कि धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धात्विक गुण। धात्विक आवर्त सारणी में जो धातु है, आवर्त सारणी में किस तरह से होते हैं, बाएं तरफ में होते हैं धातु। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। जैसे हम बाएं से दाएं में जाएंगे आवर्त में, तो इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो धात्विक गुण है वो घट जाता है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धन आयन बनाते हैं, जिसमें धातु विद्युत धनात्मक कहलाते हैं, यानी कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर बात की जाए तो चार्ज की, तो उन पर क्या होता है, धनात्मक चार्ज होता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, बाएं से जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि संयुक्त इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आवेश करता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन संयुक्तपूर्ण निकल जा सकते हैं। आगे देखो, आगे है आपका अधात्विक गुणधर्म। ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, किसका, धात्विक का, कि अधात्विक विद्युत ऋणात्मक था, वो धनात्मक था। ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं। अधातु आवर्त सारणी में दाएं ओर पाए जाते हैं, जबकि वो बाएं ओर पाए जाते हैं धातु। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि नाभिक आवेश बढ़ने का इलेक्ट्रॉन ग्रहण की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
और समूह में ऊपर नीचे से आने पर अधात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक का आवेश कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता भी खो देते हैं। आगे आवर्त सारणी के मध्य में जो बीच वाले होते हैं उसमें उपधातु या अधातु पाए जाते हैं, और ये कुछ गुण धातु, इनमें जो कुछ गुण धातुओं के होते हैं, कुछ अधातुओं को दर्शाए जाते हैं। आगे देखो, धातु जो ऑक्साइड हैं किस प्रकृति की होती हैं? धातु ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति की होती हैं, और जो अधातु ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। ये आपको एक टेबल दी हुई है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ये गुण दिया, परमाणु साइज, आवर्त में परिवर्तन कम होता है, कारण भी बता दिया, और समूह में परिवर्तन बढ़ता है। समूह क्या, ऊपर से नीचे पर परमाणु साइज बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर कम होता है, कारण भी दिया हुआ आपको। इस टेबल की आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। धात्विक गुण दिया हुआ है, क्या होता है, कम हो जाता है, कब, बाएं से दाएं, और ऊपर नीचे बढ़ जाता है, इसका कारण दिया हुआ है। अधात्विक गुण ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके रिलेटेड क्या आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने पढ़ा है। देखो, ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डायब्रेन के त्रिक दर्शाते हो। तो 3 नाम थे, सोडियम, पोटासियम और कैल्शियम। आगे न्यूलैंड के अष्ट नियम की 2 सीमाएं बतानी आपने अभी पढ़ा क्या सीमाएं थी। तत्वों को वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि उनको आसानी से पढ़ा जा सके, उनका अध्ययन आसानी से किया जा सके। मैंडलीफ ने तत्वों की आवर्त सारणी में वर्गीकृत करने के लिए किन 2 आवश्यक गुणों को ध्यान में रखा? उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को रखा। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। संयोजकता से आप क्या समझते हैं? ये बता चुके हैं संयोजकता किसे कहते हैं। आज तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118। आधुनिक आवर्त नियम बताइए। आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित था, और ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे ये वाला कि 2, 8, 3 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों का नाम लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए 2, 8 याद कितना है इसका, मतलब अगर टोटल जोड़ दिया जाए 2, 8 + 10 और +3 13, तो 13 वाले बताओ किसका है? 13 जो परमाणु संख्या वो किसकी है? सोडियम की कितनी थी आपकी? 11, मैग्नीशियम की 12, तो ये क्या आपका एल्यूमिनियम है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 13, तो इसका आंसर आएगा एल्यूमिनियम। और इस तत्व की संयोजकता क्या होगी? जो संयोजकता वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन बोला जाता है वो 3 है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह तथा कितने आवर्त है? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह कितने थे? 18 समूह थे, और जो आवर्त हो कितने थे? 7। एक ही आवर्त के सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं, वो बताना आपने। आगे है 2 नंबर वाले। समूह में किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदल जाती है और क्यों? हीलियम, नियोन, आर्गन, एक्रियल गैसें क्यों हैं? मैंडलीफ की आवर्त सारणी की 2 कमियों को लिखिए। ये सब क्वेश्चन के मैं करा चुका हूँ आपको, तो आपने ये क्वेश्चन करने हैं। आगे 3 नंबर वाले हैं ये, और आगे हैं ये 5 नंबर वाले। और ये आपके कुछ आंसरों के आंसर दिए गए हैं, जैसे पहले आपका ये आंसर दिया हुआ है, पहले वाले का मैंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताना आपने। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं वो आपको हल करने की कोशिश करनी है, और जो ये आपको PDF है इसकी आपको PDF मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।